नमस्ते दोस्तों, यूनिक आवाज पर आज आप जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी, जिसका वास्तविक नाम अली गुरसप, जिसका समय 1296 से लेकर 1316 तक था। वह दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। मेवाड़ चित्तौड़ का युद्धक अभियान इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ऐसा माना जाता है कि वह चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित था। इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में किया है। उसके समय में उत्तर पूर्व से मंगोल आक्रमण भी हुए। उसने उसका डटकर भी सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुस्साप था, जैसा कि पहले हमने बताया है। जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद उसे अमीर तुजुक का पद मिला। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मणिपुर की सूबेदारी सौंप दी। भिलसा, चंदेरी एवं देवगिरी के सफल अभियानों से प्राप्त अपार धन ने उसकी स्थिति और मजबूत कर दी। इस प्रकार उत्कर्ष पर पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या धोखे से 22 अक्टूबर 1296 को खुद से गले मिलते समय अपने दो सैनिकों मोहम्मद सलीम तथा इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा करवा दी। इस प्रकार उसने अपने सगे चाचा को, जो उसे अपने औलाद की भांति प्रेम करता था, के साथ विश्वासघात कर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 को संपन्न कराया। अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन निजामी जैसे उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा अथवा कुश्के शिकार का निर्माण करवाया। इसके द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसने सीरी के किले हजार खंभा महल का निर्माण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन नपाई का आधा राजस्व के रूप में एक में लेता था। शासन व्यवस्था राज्याभिषेक के बाद उत्पन्न कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अलाउद्दीन ने कठोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ किया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण कर इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया। उसने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म को स्थापित करने के अपने विचार को अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया। यद्यपि अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की, किंतु उसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं समझी। उलेमा वर्ग को भी अपने शासन कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उसने शासन में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को प्रमुखता न देकर राज्य हित को सर्वोपरि माना। अलाउद्दीन खिलजी के समय निरंकुशता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। अलाउद्दीन हिंदुओं के प्रति बहुत ही निर्दयी था और प्रत्येक संभव प्रकार से उन्हें पीड़ित करने में कठोर नीतियों का प्रयोग करता था। बयाना का काजी हिंदुओं के प्रति नीति की व्याख्या करता था और अपने राज्य में अलाउद्दीन उसी का अनुसरण करता था। काजी के अनुसार उनको खिराज गुजार भेंट देने वाला कहा गया है और जब कभी माल विभाग का अधिकारी उनसे चांदी मांगे तो वह उन्हें बिना प्रश्न किए पूर्ण विनम्रता तथा सम्मानपूर्वक स्वर्ण उपस्थित करना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में कुछ विद्रोह हुए, जिनमें 1299 ईस्वी में गुजरात के सफल अभियान में प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर नवी मुसलमानों द्वारा किए गए विद्रोह का दमन नुसरत खान ने किया। दूसरा विद्रोह अलाउद्दीन के भतीजे अकद खां द्वारा किया गया। अपने मंगोल मुसलमानों के सहयोग से उसने अलाउद्दीन पर प्राणघातक हमला किया, जिसके बदले में उसे पकड़कर मार दिया गया। तीसरा विद्रोह अलाउद्दीन की बहन के लड़के मलिक उमर एवं मंगू खान ने किया, पर इन दोनों को हराकर उनकी हत्या कर दी गई। चौथा विद्रोह दिल्ली के हाजी मौला द्वारा किया गया, जिसका दमन सरकार हमीद्दीन ने किया। इस प्रकार इन सभी विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबा दिया गया। अलाउद्दीन ने तुर्क अमीरों द्वारा किए जाने वाले विद्रोह के कारणों का अध्ययन कर उन कारणों को समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। प्रथम अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने दान, उपहार एवं पेंशन के रूप में अमीरों को दी गई भूमि को जब्त कर उस पर अधिकार कर लगा दिया, जिससे उसके पास धन का अभाव हो गया।
द्वितीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने गुप्तचर विभाग को संगठित कर बरीद यानी गुप्तचर अधिकारी एवं मुनहीन गुप्तचर की नियुक्ति की। तृतीय अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने मद्य निषेध, भांग खाने एवं जुआ खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। चौथे अध्यादेश के अंतर्गत अलाउद्दीन ने अमीरों के आपस में मेलजोल, सार्वजनिक समारोहों एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। सुल्तान द्वारा लाए गए ये चारों अध्यादेश पूर्णतः सफल रहे। अलाउद्दीन ने खूंटों, मुकदमों आदि हिंदू लगान अधिकारियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर उन पर प्रत्यक्ष शासन किया। दक्षिण भारत के राज्यों को अलाउद्दीन ने अपने अधीन कर उनसे वार्षिक कर वसूला। गुजरात विजय 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उलुग खां एवं नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। अहमदाबाद के निकट कर्णदेव वाघेला और अलाउद्दीन की सेना में संघर्ष हुआ। राजा कर्ण ने पराजित होकर अपनी कर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। अलाउद्दीन खिलजी कर्ण की संपत्ति। युद्ध में विजय के पश्चात सैनिकों ने सूरत, सोमनाथ और कैम्बे तक आक्रमण किया। जैसलमेर विजय। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े छीन लेने के कारण सुल्तान खिलजी ने जैसलमेर के राजपूत शासक दूदा एवं उसके सहयोगी तिलक सिंह को 1299 ईस्वी में पराजित किया और जैसलमेर की विजय की। रणथंभौर का विजय। रणथंभौर के शासक हम्मीर देव अपनी योग्यता एवं साहस के लिए प्रसिद्ध थे। अलाउद्दीन के लिए रणथंभौर को जीतना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हम्मीर देव ने विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह एवं केहब को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। इसलिए भी अलाउद्दीन रणथंभौर को जीतना चाहता था। अतः जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर के किले को अपने कब्जे में कर लिया। हम्मीर देव वीर गति को प्राप्ति हुई। अलाउद्दीन ने रनमल और उसके साथियों का वध करवा दिया जो हम्मीर देव से विश्वासघात करके उससे आ मिले थे। तारीख अलाई एवं हम्मीर महाकाव्य में हम्मीर देव और उनके परिवार के लोगों का जौहर द्वारा मृत्यु प्राप्त होने का वर्णन है। रणथंभौर युद्ध के दौरान ही नुसरत खां की मृत्यु हुई। हमीर रासों के अनुसार हमीर की रानी रंगदे के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर यानी आग में कूदकर आत्महत्या किया तथा राजकुमारी देवल दे ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया था। मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह थे जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी। यह चित्तौड़ आक्रमण एवं मेवाड़ विजय की कहानी है। चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टिकोण से बहुत सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था, इसलिए यह किला अलाउद्दीन की निगाह में चढ़ा हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने अमीर खुसरो के रानी सईबा और सुलेमान के प्रेम प्रसंग के उल्लेख के आधार पर और पद्मावत की कथा के आधार पर चित्तौड़ पर नौ के आक्रमण का कारण रानी पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य के प्रति उसके आकर्षण को ठहराया है। अंततः 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। रावल रतन सिंह युद्ध में शहीद हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। ये चर्चा का विषय है। अधिकतर इतिहासकार पद्मिनी को काल्पनिक पात्र मानते हैं। किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूत वीरों का कत्ल करवा दिया। उसने चित्तौड़ का नाम खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा और खिज्र खां को सौंप कर दिल्ली वापस आ गया। इसी के साथ मेवाड़ में रावल शाखा का अंत हुआ। कालांतर में दूसरी शाखा सिसोदिया वंश की थी जिसके शासक राणा कहलाते थे। चित्तौड़ को पुनः स्वतंत्र कराने का प्रयत्न राजपूतों द्वारा जारी था। इसी बीच अलाउद्दीन ने खिज्र खां को वापस दिल्ली बुलाकर चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी राजपूत सरदार मालदेव को सौंप दी। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात गुहिलौर राजवंश के हम्मीर देव ने मालदेव पर आक्रमण कर 1321 ईस्वी में चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ को आज़ाद करवा लिया। इस तरह अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद चित्तौड़ एक बार फिर पूर्ण स्वतंत्र हो गया। सौंख मथुरा अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हम्मीर देव को हराकर रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था, तो उसकी नज़र ब्रज के क्षेत्र पर पड़ना स्वाभाविक थी। अपने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत उसने रणथंभौर के अपने प्रशासक उलुग खान के नेतृत्व में सौंखगढ़ मथुरा सेना भेजी थी। सौंखगढ़ मथुरा की जगह इसका अन्य ही कारण बताते हैं। उनके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की एक सैनिक टुकड़ी जो किसी सैनिक अभियान के बाद गोवर्धन से गुजर रही थी, इस टुकड़ी ने गोवर्धन के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था। तब महाराजा नाहर सिंह ने सैनिक टुकड़ी भेजकर सभी खिलजी सैनिकों को मौत के घाट उतरवा दिया था।
इस घटना से क्रोधित होकर अलाउद्दीन ने सौंफगढ़ पर हमला किया था। यह हमला सन 1304 ईस्वी के आसपास हुआ। उलगू खान ने जब पहला हमला किया तब युद्ध महगावा के समीप हुआ था। यहाँ पर भी अनंगपाल के वंशज कौंतेय जाटों का एक गढ़ था, जिसके अवशेष वर्तमान में भी मिलते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद तुगरिक नामक एक तुर्क गुलाम मारा गया था। जाटों ने खिलजी सेना को कुछ महीनों तक रोके रखा। अंतिम निर्णायक युद्ध सौंफ के समीप हुआ, जिसमें उलगू खान एक विशाल फौज लेकर आया। तब कौंतेय नाहर सिंह तोमर के आह्वान पर जाटों ने किले में बंद होकर दुर्बलता दिखाने के बजाय लड़ते हुए अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान देना उचित समझा। विशाल तुर्कों की फौज और जाटों में मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राजा नाहर सिंह और उनके मंत्री बोध ब्राह्मण चतुर्वेदी शौक सोनोक दुर्ग की रक्षा में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति को पा गए थे। सौंफ का सेनापति गेंदा सिंह भी युद्ध में अपने परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ मारा गया था। गेंदा सिंह का गढ़ गुनसारा खेड़े का अधिपति था। सेनापति गेंदा सिंह के मृत्यु के बाद तोमर देश बड़ौद के मेहरपाल तोमर ने कुछ समय के लिए युद्ध का संचालन किया और यह वीर अंतिम सांस तक लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने ब्रज के मंदिरों का नष्ट किया। ब्रज की सांस्कृतिक यात्रा नामक पुस्तक के लेखक प्रभुदयाल मित्तर के अनुसार संत घाट पर बने कृष्ण मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी ने ही तोड़ा था। यह घटना इस युद्ध के समय की है। इस विजय का अलाउद्दीन खिलजी का एक फारसी लेख मथुरा से प्राप्त हुआ है। यह 2 पंक्ति का है। इसकी पहली पंक्ति में अलाउद्दीन शाह नाम और उपाधि सिकंदर सानी लिखा है। तीसरी पंक्ति में युद्ध के बाद बनी मस्जिद का जिक्र है। उलगू खान ने 80 कुंड घाट के पास के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई थी। इतिहासकार कृष्णदत्त वाजपेयी लिखते हैं कि यह मस्जिद कुछ समय बाद नष्ट हो गई थी। नाहर सिंह के उत्तराधिकारियों ने अलाउद्दीन खिलजी की सन 1316 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद कमजोर हुए खिलजी साम्राज्य में से मथुरा का यह क्षेत्र पुनः जीत लिया था। उसके बाद ही सौंख के अधिपति प्रहलाद सिंह जाट डूंगर सिंह, जो नाहर सिंह के एकमात्र जीवित पुत्र थे, उन्होंने इस मस्जिद को नष्ट किया हो। लेकिन कुछ लोग इस मस्जिद के जमुना की बाढ़ में नष्ट हुआ मानते हैं। लेकिन एक मजबूत इमारत का जमुना की बाढ़ में नष्ट होने की संभावना कम ही दिखती है। यह तो ब्रज के स्वाभिमानी जाट राजाओं के प्रतिशोध का फल था। प्रहलाद सिंह को उनकी वीरता के कारण ही डूंगर सिंह नाम से भी जाना जाता है। प्रहलाद सिंह के 4 पुत्र थे। पहला सहजना, बड़ा पुत्र जो बाद में राजा बना। दूसरा तसिगा सिंगा, तीसरा आशा, चौथा पुन्ना। गेंदा सिंह की मृत्यु सौंख दुर्ग के युद्ध में होने के बाद प्रहलाद सिंह ने अपने बड़े पुत्र सहजना के कहने पर गेंदा सिंह के पुत्र आजल को गोद ले लिया। इस तरह 5 पुत्र प्रहलाद सिंह के हुए। इस युद्ध के बाद कुछ लोग सौंख जाकर निमाड़ में बसे, यहाँ से मालेगांव और जलगांव में आबाद हुए। यह लोग वर्तमान में जगताप कहलाते हैं। यह गोद की जगह देवक को मानते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे यूनिक आवाज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।